आज हम इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने वाले हैं। हमने देखा कि हम नेचुरली जब किसी बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं तो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू होना चाहिए। बंद कर बेटा क्या? हाँ, तो हम आज से इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे बच्चों। मेरा नाम है राजकुमार और आप सभी मेरे स्टूडेंट्स हैं, कुछ हैं कुछ होने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हमें इंग्लिश में पढ़ना क्या चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए। क्योंकि जितना मैंने आज तक पढ़ा है उस हिसाब से अगर देखें अपने तो ये कहा जाता है कि बच्चे को सबसे पहले उसकी मातृभाषा में सिखाना चाहिए। और अंग्रेजी एक ऐसा विषय है जो हमारे राजस्थानियों के लिए, भारतीयों के लिए थोड़ा सा हमेशा ही मुश्किल भरा रहता है और राजस्थानियों के लिए इंग्लिश अपने आप में भारी पड़ती है। तो हम इंग्लिश को सीखने के लिए थोड़ा सा इजी वे में और हमारी मातृभाषा में एक नया प्रयोग करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि हमें इंग्लिश में पढ़ना है, हमें क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से शुरू करना है। क्योंकि ज़्यादातर के टीचर्स के समझ नहीं आता कि हमें कहाँ से क्लासेस शुरू करना है, ना हमारे बच्चों को समझ आते हैं कहाँ से शुरू करें। अक्सर मैंने बच्चों को कहते सुना है कि सर हम याद तो कर लेते हैं, हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब उसका प्रयोग करना शुरू करते हैं तो हम प्रयोग नहीं कर पाते। अक्सर हमने ये देखा है कि बच्चे 8वीं 10वीं 12वीं तक पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स ले जाते हैं, लेकिन 12वीं बाद जब कौन से एग्जाम में घुसते हैं तब पता लगता है कि हमें कुछ आता ही नहीं। क्योंकि आज तक हमने क्यों रट्टे मारे ला कुछ किया नहीं, रट्टे मार के मार्क्स तो ले लिए। लेकिन जब कंपटीशन एग्जाम की बात आई तो वहाँ पर तो बेसिक कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट तो हमारे पास था ही नहीं। सिर्फ हमारे पास स्कोरिंग मेथड तो था लेकिन बेसिक कंसेप्ट नहीं था। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा जो है हमें इंग्लिश शुरू कहाँ से करना है। प्रॉब्लम ये कि हमें शुरुआत की नहीं पता। तो आप सभी जानते होंगे कि इंग्लिश का बेसिक पैटर्न है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हम पहले ये देखेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब है क्या। क्योंकि जब तक सब्जेक्ट और वर्ब का पता नहीं चलेगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में नहीं पता तो ये कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि आप सेंटेंस ही मेकिंग नहीं कर पाएंगे, सेंटेंस ही नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम वर्ब तो हर आदमी ने छठी क्लास से याद करना शुरू किया था। किसी ने 200 याद की, किसी ने 250 याद की, किसी ने 300 याद की, कोई ज़्यादा होशियार तो उसे 500 याद कर ले। लेकिन जब सेंटेंस, सर मुझे वर्ब तो याद है लेकिन सेंटेंस नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? कि हमें वर्ब तो पता लेकिन वह यूज कैसे करना नहीं पता, कौन से टेंस में यूज करना नहीं पता। हमें आज तक लोगों ने अलग अलग तरह की बातें बताई, अलग अलग तरह के व्यूज बताए, लेकिन हमें पढ़ाने का प्रयास बहुत लोगों ने किया, सिखाने का प्रयास किसी ने नहीं किया। तो सबसे पहले हम इस बेसिक पैटर्न को लेते हैं और बेसिक पैटर्न में सबसे पहले अपन लेंगे सब्जेक्ट। पता चले सब्जेक्ट है। मेरी नजर में हम इसको जो है डोयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोयर। डोयर का मतलब कार्य करने वाला व्यक्ति। कुछ लोग इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, जैसा कि इसका प्रोनाउंसिएशन भी होगा। कुछ लोग हिंदी में इसको कर्ता बोलते हैं, और मैं कर्ता नहीं कहेंगे, सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, मैं इसको डोयर बोलता हूँ। डोयर मतलब जो व्यक्ति कार्य करता है उसको डोयर कहा जाता है। इंग्लिश के अंदर हमारे पास टोटल अगर बात करें हम, अगर आपको ये बता दें कि हमारे पास टोटल कर्ता कितने हैं, किन किन शब्दों को हम कर्ता कितने इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जिनको कर्ता कितने इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ओरिजिनली कर्ता किसको बोला जाता है? क्योंकि हम इसे फ्रेजेस का यूज भी कर लेते हैं, नाउन फ्रेज का, एडजेक्टिव फ्रेज का, एडवर्ब फ्रेजेस का भी सब्जेक्ट में यूज करता है। लेकिन बेसिक जो सब्जेक्ट है वो क्या है? मेरी नजर के अंदर बेसिक सब्जेक्ट है 7 + 1 = 8। हमारे पास नौवां कर्ता नहीं है। एक के अंदर आता है नाउन। क्या आता है? नाउन। नाउन की परिभाषा आप सबको पता होगी। क्या आप में से कोई बताना चाहेगा नाउन की परिभाषा? हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कोई व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा है। इंग्लिश के अंदर कहते हैं द नेम ऑफ पर्सन, द नेम ऑफ ए थिंग, द नेम ऑफ प्लेस। लेकिन मेरी नज़र में थोड़ा सा अटपटा सा है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि एक्चुअल में संज्ञा है क्या? संज्ञा एक्चुअल में एक नाम है, किसी का भी नाम। जैसे एग्जाम्पल तो होते हैं, ये क्या है? एक बोर्ड है। ये क्या है? एक पेन है। आपसे पूछो आपका नाम क्या है, तो कोई नाम अपना बताएगा। जैसे मेरी बेटी का नाम गरिमा है, दुर्गाक्षी है ना। तो लोग अलग अलग तरीके से इसकी चीजें बताएंगे। मेरी नजर के अंदर नाम क्या है? मेरी नजर में तो भाई कोई भी नाम जो है वो संज्ञा है। अ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। मेरे में कोई भी नाम क्या है? संज्ञा है। जैसे मैंने आपसे पूछा ये क्या, आपने बताया सर एक कलम है, तो कलम क्या है? एक ऐसी चीज जिससे हम लिखते हैं। मैंने क्या है? आपने कहा सर बोर्ड है जिसका हम शामपट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, या एक ऐसा
स्टाइल जिसके ऊपर हम लिखते हैं, जिसके ऊपर क्या करते हैं, लिखते हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि जैसे मैंने अभी नाम बताया, व्यक्ति का नाम, जैसे मैंने अपने बच्चियों का नाम बताया, तो एक्चुअल में जितना कुछ हम जानते हो नाम से जानते हैं। तो ये कहना कि द नेम ऑफ प्लेस, द नेम ऑफ पर्सन, द नेम ऑफ थिंग, कैसे हम कहते हैं कि कोई भी नाम संज्ञा जो किसी स्थान को, किसी व्यक्ति का हो, किसी जगह को, नाम नाम होता है, नाम नाम होता है, नाम के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी कि जिन चीज़ों को हम जानते हैं वो सारे एक्चुअल में क्या है, नाम तो है। और जिसका नाम नहीं, हम उसको नहीं जानते। जैसे आसमान से कोई चीज़ गिरी और गिरते ही किसी ने कह दिया उल्का, तो हम उसको उल्का के नाम से जाने लगे। जैसे कोई बच्चा जन्म लिया, जन्म लेने के बाद हम पंडित के पास भागते हैं, उसका नामकरण करते हैं, था उसको पहचान दिलाते हैं। जब तक उसकी पहचान बच्चे के पास नहीं होती तब तक उसको नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते। हमारा दिमाग एक तरह बिल्कुल कंप्यूटर तरह काम करता है। जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ सेव होती है और नाम से सेव होती है, उसी प्रकार से हमारे दिमाग में जो भी चीज़ें सेव होती हैं वो किसके थ्रू से होती है, नाम के थ्रू। अगर नाम नहीं तो कुछ भी नहीं, नाम नहीं तो कुछ भी नहीं, बिना नाम के नहीं जानते। हमारे अगर आपने कोई चीज़ से, आप कंप्यूटर में आप काम करते, अगर आपने उसको नाम नहीं डाला, उसका सेव नहीं किया उसको, और सेव के अंदर नाम डालना, तो सेव होगा ही, तो सीधा बाहर चला जाएगा। आपने जो किया, मेहनत किया, वो बेकार हो जाएगी। उसी प्रकार से हमारे दिमाग में जितने भी चीज़ें सारी क्या बाय नेम ही सेव होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी गोद में कोई 6 महीने का 7 महीने का बच्चा है जो भी बोलना सीख रहा है, आप उसको लेके घर की बाउंड्री के ऊपर खड़े, वो रो रहा है, अचानक बच्चे को गोदी में लिया, आपने उसको खिलाया, तो उसको देखा बेटा एक डोगी, आपने पहले दिन ये इंसिडेंट किया और बच्चे ने देखा कि पापा इसको डोगी डोगी या मम्मी इसको डोगी बोल रहे, तो बच्चे ने उसकी फोटो खींची, दिमाग के जगह सेव कर दिया। नेक्स्ट डे सेम प्रोसेस हुआ, लेकिन आज बच्चा खुद ताली मार कर हंस रहा है, क्योंकि बच्चे ने जब उसकी फोटो ली, दिमाग ली, तो उसमें जब नाम डालने लगा तो उस नाम को वहाँ पे डोगरी कर, तो बच्चे ने पहचान लिया। ये इतना छोटे, ये कहते हैं ना, नैनो सेकेंड्स में होता है, माइक्रो सेकेंड्स में होता है कि हम शायद इस प्रोसेस को समझ ही नहीं पाते। और इसीलिए कहते हैं ना कि जो भी फाइल से आप इस प्रोसेस से एक चीज़ पता चल गई कि जितना हमारे दिमाग है वो सारा बाय नेम है, नाम से। तो नाम को क्या बोला जाता है, संज्ञा बोला जाता है। अब संज्ञा आपकी एक वचन भी हो सकती है और संज्ञा आपकी बहुवचन भी हो सकती है। एक वचन को सिंगुलर बोलते हैं, बहुवचन को प्लूरल बोलते हैं। अब आप कहेंगे सर इसके प्रकार तो नहीं है, प्रकारों में मैं नहीं जाऊँगा। नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंक्रीट नाउन, मटेरियल नाउन। नाउन के अंदर जाने में क्या फायदा, क्योंकि मुझे नाम से नहीं, मुझे सिर्फ एक चीज़ का पता करना है कि संज्ञा है क्या। प्रकार तो हम बाद में भी बांट सकते हैं, लेकिन पहले ये तो पता होगी एक्चुअल में संज्ञा है क्या। तो मेरी नज़र में संज्ञा एक नाम है, और नाम में कई बार एक वचन भी हो सकते हैं, नाम कई बार क्या होता है बहुवचन में भी हो सकते हैं। जैसे स्टोरी है, स्टोरीज, जैसे स्टोरी है, स्टोरीज, जैसे स्टोरी है, स्टोरीज है। जैसे बॉय, जैसे बॉय, बॉयज। जैसे आपने कहा इसमें वाई हटाकर IS लगा दिया, इसमें S लगा दिया तो बॉयज बन गया। जैसे नाइफ है ना, तो हम इसको नाइफ कर दिया। इनका तो आपको एक वचन बहुवचन पता है कि एक वचन इस प्रकार से बनेगा, बहुवचन इस प्रकार से बनेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसे नाउन होते हैं एक वचन बहुवचन सेम होता है, जैसे फिश है ना, फिश का बहुवचन फिश ही रहता है। जैसे डियर है, डियर का बहुवचन क्या होता है, डियर ही होता है, बस इतना ही है पापा इसके अंदर में, ठीक है ना। जैसे सीजर्स है, सीजर्स का बहुवचन सीजर्स ही रहता है। तो हम कैसे पहचाने कि एक वचन और ये बहुवचन, इसको पहचानने के लिए अंग्रेजी में कोई ना कोई तरीका तो होगा हमारे पास, कोई ना कोई तरीका तो हमारे पास है होगा जिससे हम ये पहचान ले कि ये एक वचन और ये बहुवचन है। तो बेटा हमारे इंग्लिश ग्रामर में हमें ग्रामर में ये तरीका दिया, लेकिन हमने इस तरीकों को भी फॉलो नहीं किया। शायद इसी वजह से हम हमेशा चूक जाते हैं किस चीज़ को, वर्ब को लगाने में, वर्ब का सही इस्तेमाल करने में। हमारे पास अंग्रेजी के लिए बढ़िया सा टॉपिक है डिटरमिनर्स के नाम से आज तक जानते रहेगा। इसलिए कहता है कि हमें कौन सा टॉपिक अंग्रेजी ग्रामर में पहले करना चाहिए, उसका नहीं पता। तो बच्चों आज आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले जो टॉपिक है वो डिटरमिनर्स करना चाहिए। डिटरमिनर्स का क्या यूज है, डिटरमिनर्स का यूज ही केवल नाउन को आइडेंटिफाई करना है, संज्ञा को पहचानना है। आपको ये पता है कि संज्ञा एक वचन है या संज्ञा बहुवचन है। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि संज्ञा हमारी एक वचन है बहुवचन, तो वर्ब का यूज करना भूल जाइए। वर्ब सब्जेक्ट के एग्रीमेंट के बारे में तो भूल जाए कि वर्ब और सब्जेक्ट है क्या, इस चीज़ को आप भूल जाइए। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि हमारा कर्ता एक वचन है, हमारा कर्ता बहुवचन है, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इस चीज़ का पता लगाने के लिए, कर्ता एक वचन बहुवचन पता लगाने के लिए हमारे पास एक टॉपिक है डिटरमिनर्स। तो हमारे अंग्रेजी ग्रामर का अपना टॉपिक क्या रहेगा, डिटरमिनर्स।
अब गए आपने कहा कि सर आपने 8 कर्ता बताए थे, एक को आपने बता दिया, बिल्कुल मैंने आपको बता दिया। एक तो क्या है, संज्ञा हो गई, नाउन हो गया, है ना। फिर दूसरा क्या होगा, दूसरा आपको पता है संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज होते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, वे शब्द जो संज्ञा स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। अब इसके में प्रकारों में नहीं जाऊंगा, मैं सीधा वर्ड सुधार रहा हूँ, आई, वी, ही, शी, इट और ही, शी, इट और दे, है ना। और एक आपने यू भूल गया, तो टोटल गिनेंगे कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 ही करता है, 8 करता है हमारे पास, अंग्रेजी में नहीं ओरिजिनली। इसके अलावा फ्रेजेस का इस्तेमाल तो हम करते हैं, नाउन के अंदर फ्रेज इस्तेमाल कर लिया, एडजेक्टिव में फ्रेज का इस्तेमाल कर लिया, एडवर्ब में फ्रेज का इस्तेमाल कर लिया, उसको यूज करते हैं। लेकिन वही बात है ना, बात तो नाउन की आई है, कहने के नाउन तो जुड़ा हुआ है चीजों के अंदर, तो जब आपको नाउन का पता होगा ना क्या है तो पता चलेगा। और नाउन एक वचन बहुवचन को पहचानने के लिए डिटरमिनर्स का इस्तेमाल तो अपने ऊपर नहीं करना है, लेकिन इसके अलावा हमें एक वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट नाम टॉपिक होता है वो भी करना पड़ेगा, टेंस और प्रेपोजिशन वगैरह जो टॉपिक है उनको आगे करने के लिए। तो आज आप देखेंगे, इस सबसे पहले हमने कर्ता को पहचानने का प्रयास किया, हमने बता दिया कि कर्ता कितने हैं, हमारे पास 8 कर्ता। तो हमें सब्जेक्ट को इस तरह से आइडेंटिफाई करने कि हमारे पास ओरिजिनली 8 ही कर्ता है, 9 कर्ता हमारे पास नहीं है। इसके अलावा अब देखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ने जो काम किया हम उसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अगर सेकंड स्टेप पे देखें, वी यानी कि वर्ब यानी कि क्रिया, वी यानी कि वर्ब यानी कि क्रिया, तो क्रिया बोलते हैं इसको। अब आपसे ना पूछो क्रिया क्या है, आप सभी बोलेंगे किसी काम का होना या करना पाया जाए, पर मेरी नज़र के अंदर क्रिया कोई भी काम चाहे आप करते हैं या नहीं करते, दोनों चीज़ें। जैसे मैंने कहा हंसना, हंसना क्या है, आप क्या कर रहे हो, दांत करना क्या है, क्रिया। आप बालों में खुजली करो, खुजली करना क्या है, क्रिया। आप मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल देखना क्या है, क्रिया। एवरी एक्टिविटी व्हिच यू डू वो सब क्या है, क्रिया। तो इसमें ये कहना करना पाया जाए, होना पाया जाए, तो मैं तो सीधा कहता हूँ एन एक्शन वन इज कॉल्ड नाउन। कोई भी काम क्या है, क्रिया। कोई भी काम क्या है, क्रिया है। और आपको पता है क्रिया दो प्रकार होते हैं, एक होती है ट्रांजिटिव और एक होती है इंट्रांजिटिव। ठीक है ना। ट्रांजिटिव क्रिया वो होती है जिसमें कर्ता के द्वारा किए गए काम को ग्रहण करने के लिए आगे कर्म हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सकर्मक, जिसमें कर्ता के द्वारा किए गए काम को ग्रहण करने के लिए कुछ आगे नहीं होता, उसको क्या होता है, अकर्मक। यानी जिसमें कर्ता होता है वो सकर्मक, जिसमें कर्ता नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, अकर्मक। क्या बोलते हैं, अकर्मक। तो सीधा सा पता चलिए आपको, कर्ता के द्वारा किए गए काम को ग्रहण करने वाले को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, कर्म। तो ये था बेसिक है जिससे हम इन चीज से समझेंगे, लेकिन हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, हमें स्टार्टिंग डिटरमिनर से करनी है। किससे शुरू करनी है बच्चों, डिटरमिनर से शुरू। ओके, तो मैं अब इसे नोट कर ले, मैं आपको 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ। तो बच्चों आप लोगों ने देख लिया, नोट कर लिया, तो अब हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या रहेगा, डिटरमिनर्स। पहले इसको किसी के उसमें भेजो, फिर उसको पढ़ के देखो, आ रही है। तो डिटरमिनर्स क्या होता है, डिटरमिनर्स का मतलब, डिटरमिनर्स यानी कि पहले हम इसको देखते हैं कहाँ से आए हैं, देखेंगे तो आपको कितने डिटरमिनर्स हैं। डिटरमिनर के रूप में क्या होगा, एक प्रकार से वर्ब होता है जिसका अर्थ होता है निश्चित करना या निर्धारित करना, निश्चित या निर्धारित करना। ये किस चीज को निश्चित करेगा, किस चीज को निर्धारित करेगा। अगर हम इसका आर लगा दिया तो ये क्या बन गया, नाम, यानी कि डिटरमिनर बन गया। क्या बन गया, डिटरमिनर। और डिटरमिनर को इसका अर्थ होगा निश्चित या निर्धारित करने वाला। निश्चित या किसको निश्चय करेगा, ये आपके नाउन को आइडेंटिफाई करेगा, नाउन को निश्चित या निर्धारित करेगा। किसको निर्धारित करेगा, नाउन को, संज्ञा, इसको संज्ञा। तो आगे देखिए,
अब हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम शुरू करेंगे आर्टिकल। क्या शुरू करेंगे? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक डेफिनेट, नंबर दो इनडेफिनेट। डेफिनेट वो चीजें जो पहले से यूनिक है, निश्चित है, सर्वनुसार का प्रयोग करते हैं। और इनडेफिनेट जिसके बारे में हमें नहीं पता कि वो क्या है, तो हम उसको एक या कोई या किसी मान कर चलते हैं, यानी इनडेफिनेट, पता नहीं चलता कि वो क्या है। तो सबसे पहले हम इंडेफिनेट को ही डेफिनेट बना लेते हैं कि ए और एन का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम ए का यूज करेंगे। ए का यूज करेंगे बिफोर आ कॉन्सोनेंट साउंड, बिफोर आ कॉन्सोनेंट साउंड। आप एक चीज देखिएगा, मैं यहाँ बात साउंड, आई एम हियर टॉकिंग अबाउट साउंड ओनली। इस साउंड क्या है? मैं यहाँ पर कॉन्सेंट से मतलब नहीं है, मुझे कॉन्सेंट की ध्वनि से मतलब है। यहाँ कॉन्सेंट तो वैसे आपको पता है 33 होता है हिंदी में, इंग्लिश के अंदर 21 होता है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ मुझे केवल साउंड, जहाँ कॉन्सेंट से साउंड होगी वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का। जैसे यस्टरडे, आई मेट डैश यूरोपियन। वैसे देखा जाए यूरोपियन, वैसे देखा जाए यूरोपियन, यूरोपियन के अंदर जो साउंड है उसकी अगर बात करें तो इसमें साउंड तो यह की निकलती। हमने 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ा है कि जहाँ पर पहला अक्षर ए आई ओ यू हो तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? एन का। तो उस हिसाब से तो ये नहीं गलत हो गया। तो याद रहे, मैं यहाँ आपको नियमों की बात नहीं कर रहा, मैं केवल आपको ये बात कर रहा हूँ कि हमें यहाँ केवल किसका ध्यान रखना है? साउंड का। जहाँ पे साउंड कॉन्सोनेंट की होगी वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए का। क्योंकि यहाँ पे साउंड क्या आ रही है? क ख ग की आ रही है। किसकी आ रही है? क ख ग, यानी कि कॉन्सोनेंट की। तो किसका प्रयोग करेंगे? ए का। इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे नॉट, हमें जिस संज्ञा शब्द के साथ, हमें जिस संज्ञा शब्द के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग करना है, इंडेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग करना है, हम सबसे पहले उसका हिंदी उच्चारण लिख लेंगे। हिंदी उच्चारण लिख लेंगे। यदि हिंदी उच्चारण का पहला अक्षर हिंदी वर्णमाला के व्यंजन यानी कि क ख ग, यानी इसको अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहते हैं, हो तो हम ए का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे बच्चों? ए का प्रयोग करेंगे। तो अब हमें ये बात तो क्लियर हो गई कि हमें ए का प्रयोग क्या करना है, यानी कि जहाँ पर साउंड किसकी आएगी? कॉन्सोनेंट की, वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? ए का प्रयोग करेंगे। एक बार आप नोट कर लीजिए। अब इसको थोड़ा और आगे क्लियर करते हैं, इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि हम एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, क्योंकि जब तक ए और एन क्लियर नहीं होगा तब तक आगे बढ़ नहीं सकते। तो सबसे पहले ए का प्रयोग किया, एन का प्रयोग करेंगे बिफोर आ वॉवल साउंड, बिफोर आ वॉवल साउंड। याद रहे, मैं यहाँ पे बात की कर रहा हूँ स्वर। स्वर हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? ए आ ई है ना। जहाँ पर इनकी ध्वनि आएगी वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। जैसे आई एम
डैश ऑरेंज। अब इसमें देखेंगे ऑरेंज क्या है, ओ आ रहा है, इसका प्रयोग करेंगे एल। जैसे माय अंकल तो वो सीधा देना कि इज डैश एस, मेरे अंकल एक क्या है एस। तो यहाँ पर एस जो शब्द है वो क्या है कॉन्स्टेंट, लेकिन मुझे तो एक बात कहते हैं आपको, मुझे तो मतलब ही साउंड से है, तो हम इसका प्रोनाउंसिएशन लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे प्रोनाउंसिएशन? फर्स्ट लेटर क्या रहा है ए, यानी कि वाउल आ रहा है, इसका प्रयोग करेंगे एल। तो नॉट और जिस संज्ञा शब्द के हिंदी उच्चारण का पहला अक्षर हिंदी वर्णमाला के स्वर यानी कि ए, आ, ई में से हो तो इसका प्रयोग करें बच्चों, एन का प्रयोग। तो एक बात तो आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि मैं बात यहाँ साउंड, यदि कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम किसका प्रयोग करेंगे ए का, यदि साउंड किसका है वॉल का, तो किसका प्रयोग है एन का। इसका मतलब बात यहाँ पे क्यों साउंड की है, साउंड है कॉन्सोनेंट ए, साउंड वॉल है, तो किसका प्रयोग करेंगे एन का। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो याद रहे, अभी मैंने आपको कहा था अंग्रेजी नहीं आती, पढ़ जाएगी आपने, तो शर्म हिंदी आती है, मातृभाषा, क्योंकि कोई भी बच्चे जो आप सिखाना शुरू करते हैं तो उसकी मातृभाषा में सिखाना शुरू करते हैं। तो मातृभाषा में हमने आपने देखा कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी सीखनी है, तो फिर एन का रट्टा मारना शुरू कर देगा, रट्टा नहीं मारना आपको, अगर आपको हिंदी आती है तो काम चल जाएगा। जैसे आपने किसी संज्ञा शब्द के साथ आर्टिकल लगाना है और उस संज्ञा शब्द का आप हिंदी उच्चारण लिख लीजिए, हिंदी उच्चारण का पहला अक्षर यदि क्या खगा में से तो ए का प्रयोग कर दीजिए, अगर वो आई में से तो एन का प्रयोग कर दीजिए, सीधी सी बात है। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। देखिए जैसे आई सा डैश वन आई मैन, मैंने एक आंख वाला व्यक्ति देखा। आप इसको बताइए, आप ए का प्रयोग करेंगे या एल का प्रयोग करेंगे? शी गॉट डैश प्राइज, आप देखिए इसमें क्या आएगा, है ना, माय फादर इज डैश टीचर, I saw dash MLA, oh नहीं sir, member of Legislative Assembly, है ना। He will be here, he will be here in dash here. I shall wait for you for dash hour. He is dash honest man. Honest man. Mohan is dash singer. मोहन इज डैश सिंगर। तो आपने ये सभी सेंटेंसेस देखे, आप इनको करेक्ट करके देखिए, भर के देखिए। जैसे इसमें सबसे पहले जरा वन, हमने इसका उच्चारण किया वन, वह क्या है इसमें आता है कखगा में आता है या आई में आता है, तो आप कहेंगे सर कखगा में आता है तो इसका प्रयोग करेंगे प्राइज। प्राइज पहला अक्षर क्या है प, इसका प्रयोग करेंगे टीचर। पहला अक्षर है ट, इसका प्रयोग करेंगे। मुझे फर्स्ट लेटर से मतलब है, कोई मात्रा से कुछ मतलब नहीं है। MLA,
एल ए, पहला अक्षर है ए, क्या आएगा एन। ईयर, ये ध्यान रखिए ईयर का साउंड हमेशा आप कंफ्यूजन में रहते हैं। तो ईयर में जैसे आप रखेंगे ये साउंड गले से निकलेगी ईयर, और आपने ईयर का भी हाथी जैसे कान हो जाएंगे आपके। तो जहाँ पर ये आप अगर आपने साउंड गलत कर दिया, प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया तो गलत हो जाएगा। सही उच्चारण इसका ईयर क्या आएगा ए। हा, अब इसमें इसका सही उच्चारण का हाफ, हाफ, a half, an hour, आवर में एच साइलेंट है, क्या रहता है साइलेंट, क्या आएगा आ गया एन, और नेबल में एच क्या रहेगा साइलेंट, पहला जगह और नेबल, तो क्या है ओ, क्या आएगा ए, सिंगल में सिंगल, पहला क्या है स, क्या आएगा ए। इस प्रकार से आपने देखा कि ए और एन का प्रयोग करते हैं।